गुड इवनिंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। सभी लोग क्लास में आ जाइए। वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग क्लास में आइए। मेरी वॉइस अच्छे से जा रही है, क्लियर है? कमेंट करके बताएंगे सभी। स्क्रीन अच्छे से दिख रहा है, मेरी वॉइस अच्छे से जा रही है सभी तक, सब कुछ ठीक है? गुड गुड, ठीक है। और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है? आप लोग की स्टडी कैसे चल रही है? रिवीजन अच्छे से हो रहा है? रिवाइज करते हो आप लोग? क्लास होने के बाद जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको एक बार ज़रूर से ही रिवाइज कीजिए, तो इससे आपको अच्छे से रिवीजन रहेगा, याद रहेगा, और एग्ज़ाम में आपको अच्छे से ऑप्शन देखकर समझ आएगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है। इसलिए क्लास के बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ज़रूर से एक बार रिवाइज कीजिए सारे लोग, ठीक है? क्लियर है बात सभी को? सभी लोग बोलिए, कमेंट कीजिए गुड इवनिंग। जल्दी से क्लास में आइए, फिर स्टार्ट करेंगे हम। वेट कर लेते हैं थोड़े टाइम, सभी को आ जाने दीजिए। आ गए सभी? स्टार्ट करूं क्लास? चलिए, तो जैसा कि हम लोग पर्यावरणीय स्वच्छता चैप्टर पढ़ रहे थे, और आज की क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? इसमें हम, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पर्यावरणीय स्वच्छता से रिलेटेड प्रदूषित वातावरण क्या होता है, स्वच्छता क्या होता है, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, हमारे स्वस्थ जीवन में किस तरह का वातावरण चाहिए, और कई हमने एयरबॉर्न, फिर हमने वायु के बारे में डीप में पढ़ा था, वायुमंडल के लेयर्स पढ़े थे, ठीक है, पिछले क्लासेस में। तो इसी चैप्टर को हम आज कंटिन्यू करते हैं, और आज हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण का जीवों पर प्रभाव, ठीक है? वायु प्रदूषण का जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर हमारे आसपास में जो एयर है, जो वायु है, वो अगर प्रदूषित हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, उसके कारण हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए, जैसा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO होता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये सब जो गैस होते हैं ना, ये काफ़ी विषैले गैस होते हैं, विषाक्त प्रदूषक जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ऐसे विषैले केमिकल गैस होते हैं स्पेशली, जो जीवों पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, बहुत उल्टा प्रभाव डालते हैं, बहुत डेंजरस इफ़ेक्ट होता है, इनका हानिकारक प्रभाव होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, इसके कारण हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन धारण करने का क्षमता होता है वो नष्ट हो जाता है। जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये जिस तरह शरीर में बढ़ने लगेगा, अगर जीव इसके प्रभाव में आएंगे, तो इसके ग्रहण करने से, सांस लेने से जो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में बढ़ेगा, तो ये क्या करता है, ये ब्लड में जो RBC होता है, ब्लड में ये जो RBC है, रेड ब्लड सेल्स हैं, इसमें कई मिलियंस क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं, और इस हीमोग्लोबिन से ही नॉर्मल जो गैस होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बाइंड करके जुड़कर शरीर में परिवहन करते हैं, हर कोशिका तक जाते हैं। तो उसी प्रकार अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर इस गैस से, हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा, और इसकी जो क्षमता है ऑक्सीजन को परिवहन करने का, अपने साथ कैरी करने का, ये क्षमता
नष्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ क्या है, ऑलरेडी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जुड़ गया। क्लियर है बात। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये इस तरह की जो विषाक्त गैसें हैं ये हमारे जीवन पे बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, बहुत ही डेंजरस होता है। क्लियर है। जब हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़कर नहीं पहुंचेगा कोशिकाओं तक, तो ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा और कुछ ही पल में हमारी डेथ हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। इसलिए ऑक्सीजन हमारे शरीर में ले जाने वाला एक जो पिगमेंट है वो है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का कार्बन डाइऑक्साइड जब इसकी क्षमता नष्ट कर देता है तो इससे हमारे जीवन पे बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? क्लियर है? कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। देखिए, अब बात आती है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये गैस की बात आती है। तो इसके कारण हमारा जो श्वास नली होता है ना, उसमें संकुचन आ जाता है। जैसे इंसान का श्वास नली होता है तो इसमें इस तरह का जो गैसें होती है ना, ये क्या करता है, संकुचित कर देता है। इन नलियों को क्या करता है, संकुचित करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। फेफड़ों में संकुचन कर देगा, इसको भी संकुचित कर देगा, जिससे कि इस तरह की समस्या अगर उत्पन्न होगी जिसके कारण मनुष्य सामान्य श्वसन क्रिया नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसमें फेफड़े खराब हो जाते हैं। SO2 गैस समझिए कितना ज़्यादा डेंजरस है कि ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक, श्वसन जो तंत्र है उसके जो ट्यूब्स है, हमारा जो पाइप है कह सकते हैं, नली है, श्वास नली, उसमें संकुचन लाता है, फेफड़ों में संकुचन लाता है, और फिर इंसान नॉर्मल सांस नहीं ले पाता है। जैसे ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर छोड़ने की प्रक्रिया हमारे श्वास नली द्वारा होता है। तो जब SO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो इंसान है वो उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि अगर श्वास का मतलब जो गैस है आदान प्रदान नहीं होगा, शरीर से बाहर नहीं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगा, तो इस कारण से इंसान की तो मृत्यु हो सकती है। इसीलिए ये जो SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये काफ़ी घातक बीमारी करता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? अब समझिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए NO2 जो होता है ना, इसके कारण श्वसन संबंधी रोग जैसे अस्थमा, श्वसनी शोथ, इस तरह की बीमारियां देखने को मिलती है, ठीक है। ये भी क्या करता है, श्वसन वाली बीमारियां ही करता है। ये भी क्या करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करता है। क्लियर है सभी को? NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड भी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हमारे श्वसन तंत्र को ही प्रभावित करता है। तो ये कुछ गैस के बारे में हमने देखा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन सारी गैसों के बारे में देखा कि क्या हमारे जीवन पे, हमारे शरीर पे क्या प्रभाव है इसका, उसके बारे में हमने समझा। अब हम लोग समझेंगे पदार्थों पर वायु प्रदूषण के प्रभाव। जैसे कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिन पे इसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कुछ ऐसे बिल्डिंग हो गए, कई तरह के ऐसे केमिकल और गैसेस होते हैं जो वायु में प्रदूषण के वजह से जो वायु को प्रदूषित करते हैं। तो उस कारण से जो हमारा कुछ मटेरियल है, कुछ सामान, कुछ पदार्थ, कुछ वस्तुएं, उनमें भी कुछ प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें आता है वायु प्रदूषण केवल पेड़ पौधों, जीव जंतु के लिए ही प्रभावित नहीं करता है, उन्हीं के लिए हानिकारक नहीं होता है, बल्कि ये पर्यावरण में स्थित अजैविक
अजैविक तत्वों को भी प्रभावित करता है। अजैविक यानी जिसमें जान नहीं है, जैसे कि आगरा का ताजमहल, ये सफ़ेद रंग का जब है बना हुआ, लेकिन इसमें वायु प्रदूषण के कारण और एसी ड्रेन के कारण ये पीला होने लगा है। ये इसकी उदाहरण है कि ये एसी ड्रेन के वजह से जो सल्फर डाइऑक्साइड है उस और कार्बन मोनोऑक्साइड और कई तरह की ऐसे गैसेस जो एसिड होते हैं, वो अगर बारिश के पानी में मिलते हैं तो उससे बारिश के पानी को अम्लीय बनाते हैं। और जब ये इस तरह का बारिश का पानी इस अजैविक तत्वों पर पड़ता है, जैसे कि ताजमहल, तो ये वाइट से क्या हो गया, येलो बन जाता है। ठीक है, ये क्या है, वाइट से येलो बन जाता है। क्लियर है बात? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये भी यहाँ पर मटेरियल, कोई बहुत सारे वस्तुओं पर भी इसके प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, आगे चलूं। चलिए अब हम समझते हैं इफेक्ट ऑन विजिबिलिटी। ठीक है, दृश्यता पर प्रभाव, यानी कि कई ऐसे गैसेस हैं, वायु प्रदूषण जब होता है तो हमें देखने में भी समस्या आती है, विजिबिलिटी में भी समस्या आती है, दृश्यता में भी समस्या आती है। तो बढ़ रहे प्रदूषण के कारण आंखों से संबंधित रोग भी बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ वायु प्रदूषक के सूक्ष्म कण प्रकाश की किरणों की प्रकीर्णिता कर देते हैं, जिसके कारण दृश्यता में कमी आती है। ठीक है, वायु प्रदूषण में जैसे कुछ ऐसे सूक्ष्म कण होते हैं जो प्रकाश के कण को भी क्या कर देते हैं, इसके कण को भी प्रकीर्णित कर देते हैं, मतलब मार्ग से हटा देते हैं, भटका देते हैं, और हमारी आंखों तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है लाइट, जिसके वजह से हम वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी आईज के लिए भी जो एयर पोल्यूशन है या फिर कोई भी पोल्यूशन हो, केमिकल हो, गैसेस हो, रेज हो, ये सारी चीज़ें हमारी आंखों के लिए भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई तरह की आंखों से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब समझिए मीथेन के बारे में। मीथेन जो गैस होता है, इसको हम केमिकल में केमिकल फार्मूला इसका CH होता है, मीथेन। ये चावल की खेती, जानवरों की जुगाली तथा कोयला खाने इसके मुख्य उत्सर्जक स्रोत है। ठीक है, ये मीथेन कहाँ बनता है, चावल की खेती जहाँ होती है, और गोबर ये सब में बनता है, जानवरों की जुगाली यानी गोबर ये सब से बनता है। जो कोयले के खान होता है वहाँ पर भी आपको मीथेन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ये गैस निकलता है जो कि हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें प्रदूषण की मात्रा बढ़ने के कारण प्रॉपर प्लांटिंग और प्रॉपर एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें मीथेन गैस के कारण देखने को मिलता है। ये काफ़ी दुष्प्रभाव करता है हमारे आसपास, एग्रीकल्चर वगैरह पे ग्रीन हाउस इफेक्ट डालता है। क्लियर है बात? कहाँ कहाँ से निकलता है? ये चावल की खेती, जानवरों की जुगाली और कोयले की खान से निकलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड पे, जिसमें हम समझेंगे कि जो वैश्विक तापमान होता है, तापन होता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पिछले क्लास में हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में समझा था। आप लोग को अगर याद है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है तो सारे लोग कमेंट करके बताइए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कमेंट करके बताएंगे सभी। ऊष्माशोषी क्या होता है बताइए। ग्लोबल वार्मिंग, हाँ पिछले क्लास में हमने इस पे डिस्कस किया था। जिन्होंने भी अगर पिछले क्लास किया है अच्छे से तो आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, कैसे होता है, और ये कौन से गैस के कारण बढ़ जाता है। सारे लोग कमेंट करके बताइए।
हाँ, जैसा कि आप लोग बता रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण बढ़ता है, क्योंकि मतलब कई तरह के और भी विषैले गैसेस होते हैं ना, जो हमारे वातावरण में बढ़ जाते हैं, और ये गैस फिर ऊष्मा को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और हमारे वातावरण के तापमान को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ग्लोबल वार्मिंग करने में, और ये अधिक ऊष्माशोषी होने के कारण इसमें ये जो है तापमान को बढ़ा देता है। जो वायुमंडल का तापमान है उसको वायुमंडल के तापमान को ये बढ़ा देता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम समझेंगे कैडमियम। कैडमियम भी आप लोग CD, जिसको हम केमिकल में शॉर्ट में बोलते हैं कैडमियम, तो ये हमारे रेस्पिरेटरी एक विष होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए, हमारे श्वसन तंत्र के लिए ये एक तरह का पॉइजन है जो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसके कारण हृदय रोग भी होता है। ठीक है, कैडमियम के कारण हृदय की बीमारी भी देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझेंगे रेडियोधर्मी पदार्थों यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में। ये जो होते हैं ये ट्यूमर यानी कि कैंसर, ठीक है, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हमारे शरीर को कैंसर करते हैं, जन्मजात विकृति करते हैं। बच्चा जो जन्म लेगा, अगर उसकी माँ को रेडियो एक्टिव पदार्थ से के कांटेक्ट में आई होगी तो उसके कारण बच्चे को जन्मजात विकृति देखने को मिलेगा। हाथ पैर मुड़ा रहेगा, लिप्स कटे रहेंगे, और उसका जो पैलेट है यानी कि जो मुंह के अंदर ऊपरी जो छत है वो भी क्या हो सकता है, कटा हुआ रह सकता है। पक्षाघात या आनुवांशिक रोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी हेरिडिटरी बीमारी भी देखने को मिलता है, डिजीज भी देखने को मिलता है इस रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण। तो हमारे पास कई ऐसे इस चैप्टर में हम समझ रहे हैं कि कई तरह के ऐसे गैसेस और केमिकल्स होते हैं जो हमारे हेल्थ को, हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही बुरी तरह प्रभावित करते हैं, हानिकारक रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं बेंजीन के बारे में, जिसको हम C6H6 कहते हैं। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है बेंजीन। ये बेंजीन एक ऐसा केमिकल होता है ना, ये प्रदूषक के कारण मुख्यतः रक्त कैंसर, समझ रहे हो आप इसको, ब्लड कैंसर करता है। ब्लड कैंसर होने की प्रबलता अधिक होती है। ये पेट्रोलियम पदार्थों के दोहन से वायुमंडल में पहुंचते हैं। जब पेट्रोलियम पदार्थ को दोहन किया जाता है, उसका फिल्टर किया जाता है, तो उस पेट्रोलियम पदार्थ से बेंजीन निकलता है, जो श्वसन क्रिया द्वारा शरीर के अंदर पहुंच जाता है बेंजीन, और ये हमारे फिर शरीर में जाकर ब्लड कैंसर कॉज करता है। क्या करता है? ब्लड कैंसर कॉज करता है, रक्त की कैंसर कॉज करता है। पहुंचता शरीर के अंदर है कैसे? हमारे श्वास नली के थ्रू। ठीक है, श्वसन क्रिया के थ्रू, श्वास नली के थ्रू हमारे शरीर में पहुंच जाता है, और उसके बाद ब्लड कैंसर देखने को मिलता है। ये बेंजीन जैसे केमिकल के कारण होता है, जो पेट्रोलियम पदार्थ के दोहन के वजह से निकलता है। क्लियर है बात सभी को? यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे चलूँ? ठीक है, अब हम बात करते हैं सीसा। सीसा क्या होता है? ये जैसे ग्लास जो हम कहते हैं ना, सीसा, ग्लास, कांच, ये औद्योगिकरण के कारण बढ़ने वाला प्रदूषक है। ठीक है, ये क्या है? बहुत ज़्यादा फैक्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह के कारण जो फैक्ट्री ये सब से क्या निकल रहा है? सीसा निकलता है, तो उसके कारण ये प्रदूषण हो रहा है, जो कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर लेड ऑक्साइड बनाता है। ये क्या बनाता है? सीसा जो है ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो क्या बनाएगा? लेड ऑक्साइड बनाता है, लेड ऑक्साइड
बनाता है, ठीक है, जो श्वसन क्रिया द्वारा मानव के शरीर में जाएगा, उसके बाद ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। देखिए, हर जो केमिकल और हम लोग जो गैस पढ़ रहे हैं वो उसका स्पेसिफिक हमारे शरीर के अंदर बीमारी वो कॉज कर रहा है। आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर कि कौन सा गैस या कौन सा केमिकल हमारे शरीर में क्या नुकसान पहुंचा रहा है। क्लियर है बात? जैसे शीशा जो है वो ऑक्सीजन से संपर्क करके लेड ऑक्साइड बनाएगा, और यही लेड ऑक्साइड हमारे तंत्रिका तंत्र, हमारा जो न्यूरॉन होता है, जो हमारा न्यूरॉन होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, ये प्रभावित होगा। तंत्रिका तंत्र क्या होगा कि इसको डैमेज करेगा। क्लियर है? बोलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? आगे चले? ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसके कारण हड्डी एवं दांतों की रोग होती है। बच्चों में इसके कारण शारीरिक विकृति देखने को मिलता है। बच्चे में क्या होता है? शारीरिक विकृति देखने को मिलता है। शरीर जो होगा उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह की विकृतियां हमें बच्चों में देखने को मिलता है, और बड़ों में हड्डी और दांतों में रोग देखने को मिलता है। किसके कारण? हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो अब आप लोग को मैं एक बार दोबारा से अच्छे से रिवीजन करके बता देती हूँ, ताकि आप लोग को याद हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए, अलग अलग हमने जैसे इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन मटेरियल, ये तो हमने देख लिया था। यहाँ से हम समझेंगे, जैसे अलग अलग हमने केमिकल और गैसेस के बारे में अभी हम देख रहे हैं कि इसके कारण क्या शरीर पे इफ़ेक्ट होता है। आप एक कॉपी पे पेन से लिख सकते हो, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट, आपको डायरेक्ट इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस क्या प्रभाव पड़ता है वो समझना है, ठीक है। तो देखिए, मीथेन से जो CH होता है उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से जो ग्लोबल वार्मिंग है ये बढ़ता है। इसके बाद कैडमियम से, ठीक है, और कैडमियम से श्वसन जो विष है, रेस्पिरेटरी पॉइजन इसको माना जाता है। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और ये हृदय से संबंधित रोग करता है, ठीक है। इसके अलावा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ, ये कैंसर कॉज करते हैं, जन्मजात विकृति कॉज करते हैं, और अनुवांशिक रोग भी हो सकता है इनके वजह से। बेंजीन जो होता है यह सबसे ज़्यादा रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर जो है उसको कॉज करता है। ये पेट्रोलियम के जो पदार्थ होते हैं उनके दोहन से वायुमंडल में पहुंचता है और श्वसन क्रिया के द्वारा इंसान के अंदर प्रवेश कर जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमने शीशा के बारे में देखा था। शीशा जो होता है ये औद्योगिकरण के कारण होने वाला प्रदूषण है, जो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर लेड ऑक्साइड बनाएगा और श्वसन क्रिया के थ्रू मानव के शरीर में पहुंच जाएगा और उसकी तंत्रिका तंत्र, मेनली तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। इसके बाद हमने पढ़ा था हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसके कारण हड्डी और दांतों की रोग होती है बड़ों में, और छोटे बच्चों में शारीरिक विकृति देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया सभी को, जो हमने अलग अलग केमिकल्स और गैसेस के बारे में समझा कि किसके कारण क्या शरीर में विकृति और बीमारी रोग हो रहा है, किस सिस्टम को, किस तंत्र को प्रभावित कर रहा है, उसके बारे में यहाँ हमने समझा। अब हम पढ़ेंगे वायु के बारे में। हमने पढ़ लिया, कई तरह के केमिकल्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, ठीक है। देखिए, जीव जंतुओं को और अन्य जीव वस्तु स्थान देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ को देखने के लिए हमें लाइट तो चाहिए ही। अगर इसका अभाव रहेगा तो हम इन चीज़ों का ज्ञान नहीं रख पाएंगे, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो अच्छी प्रकाश से विजन यानी कि दृश्य स्पष्ट दिखाई देता है। जब लाइट, दिन के लाइट में, सनलाइट में कितनी अच्छी से सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। वहीं पर अगर सनलाइट नहीं हो ना, अगर लाइट प्रॉपर नहीं हो, सनलाइट कहिए या लाइट कहिए, अगर नहीं हो तो वहाँ पर हमें चीज़ें दिखाई नहीं देगी और हमें मतलब दृश्य नहीं होगा, विज़न का प्रॉब्लम होगा, ठीक है।
तो इसलिए सूर्य का प्रकाश बहुत ही आवश्यक होता है हमें वस्तुओं को देखने के लिए। अब हम समझेंगे कि जो ये प्रकाश है इसके क्या क्या स्रोत होते हैं, कहाँ कहाँ से प्रकाश हमारे तक पहुँचता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइटिंग। क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ लाइटिंग। देखिए, सबसे पहला जो सोर्स हमारे पास है वो है प्राकृतिक सोर्स, नेचुरल सोर्स। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत में क्या है कि सूर्य से प्राप्त, सूर्य है हमारा प्राकृतिक स्रोत, जो इससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, ये प्राकृतिक होता है और ऊर्जा का वृहत स्रोत है। यहाँ से आपको ऊर्जा भी मिलता है, इसके अलावा एक सूर्य का बहुत ही अच्छा प्रकाश भी मिलता है जो कि प्राकृतिक स्रोत है। इसके द्वारा आने वाली किरणों से वायुमंडल में पर्याप्त गर्मी एवं प्रकाश मिलता है। जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, इस वायुमंडल में गर्मी, हीट को जितना ज़रूरत है उतना बनाए रखने में सूर्य का प्रकाश काफ़ी मदद करता है। साथ ही साथ हमें जो भी दिखाई देने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, प्रकाश की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ भी हमें सूर्य के प्रकाश से देखने को मिलता है, जो कि पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए आवश्यक है। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र यानी जो हमारा इकोसिस्टम है, हमारे पर्यावरण है, हमारा वातावरण है, हम हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए एक संतुलन बनाए रखने के लिए, बैलेंस मेंटेन रखने के लिए सूर्य का प्रकाश काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, बात आ गई क्लियर सभी को? आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सूर्य के प्रकाश द्वारा शरीर में विटामिन डी संश्लेषित होता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से क्या संश्लेषित होता है? विटामिन डी, जो हड्डियों की मजबूती द्वारा प्रदान करता है। ठीक है, ये हड्डियों की मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि एक इंसान को उसके शरीर में अगर मजबूती चाहिए तो विटामिन डी डायरेक्टली तो नहीं, पर जो सूर्य का किरणें होती हैं वो हमारे स्किन पे पड़ता है और फिर यहाँ पर 7 कोलेकैल्सिफेरॉल जो विटामिन डी होता है उसको कन्वर्ट करता है, जिससे हमारे शरीर को और हड्डियों को मजबूती मिलती है। तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही होता है, इसलिए सूर्य का प्रकाश, सनलाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पॉइंट समझेंगे कि सूर्य के प्रकाश के कारण जल वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। जल जो है वो वाष्प बन के, धुआं बन के हवा में चला जाता है, वायुमंडल में जाता है और वो बारिश के शुद्ध जल के रूप में वापस हमें प्राप्त होता है। जब भी बारिश होगा तो जो वाष्पित जल होते हैं जो हवा में, वायुमंडल में गया, वो फिर बारिश के थ्रू हमारे तक जमीन पर आता है। इस क्रिया के दौरान जल का शुद्धिकरण हो जाता है। ठीक है, वाष्पीकरण, जो धूप मिलता है उस धूप से पानी जो है गर्म होकर वाष्पित होता है, आसमान में जाता है और यहाँ से क्या होता है, जल का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश का क्या महत्व है ये हमने अभी समझा कि किन किन चीज़ों के बारे में सूर्य का प्रकाश मदद करता है। किसी भी वस्तु हो, इंसान हो, प्रकृति हो, वातावरण हो, उस चीज़ को देखने में यानी कि विज़न में पहला काम। दूसरा काम है कि ये हमारे जो वातावरण है उसको ऊष्मा प्रदान करता है, लाइट देता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से जो बारिश का पानी बनता है, रेन बनता है और वाटर का प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण, वो सूर्य के प्रकाश से होता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक बताएंगे सारे लोग। ये 3 पॉइंट जो हमने सूर्य के बारे में समझा कि ये एक प्राकृतिक और ऊर्जा देने वाला स्रोत है जो वायुमंडल में गर्मी और प्रकाश दोनों देता है। ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र, वातावरण को संतुलन बनाए रखता है। हाँ, इससे विटामिन डी संश्लेषित होता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, विटामिन डी का संश्लेषण होता है। सॉरी। ठीक है, तो विटामिन डी क्या करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है।
तो ये भी सूर्य के प्रकाश का कमाल है। इसके अलावा जो जल है सूर्य के प्रकाश से गर्म होकर वाष्पित होगा, वायुमंडल में जाकर बारिश के शुद्ध जल के रूप में वापस हमारे तक पहुंचेगा। इस क्रिया को जल का शुद्धिकरण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारे लिए कितना यूज़फुल है, जो ये प्राकृतिक सोर्स है वो कितना यूज़फुल है, ये हमने अभी देखा। अब हम लोग समझेंगे आर्टिफिशियल सोर्स। लाइट का आर्टिफिशियल सोर्स या कृत्रिम स्रोत क्या है, जो प्रकृति के अलावा, सूर्य के अलावा जो भी सोर्सेज है जहाँ से हमें लाइट मिलता है उसे हम प्राकृतिक या उसे हम कृत्रिम या आर्टिफिशियल सोर्स कहते हैं। देखिए, सूर्य का प्रकाश सबसे बढ़िया प्रकाश का स्रोत होता है, लेकिन पृथ्वी चक्र के कारण, जो पृथ्वी गोल गोल घूमते रहती है, इसके कारण हमें केवल दिन में ही सूर्य का प्रकाश मिल पाता है। इसके बाद हमें रात में प्रकाश नहीं मिलता। कई जगह जैसे गहरा अंधेरा कमरा, गहरी जमीन, इमारतें, गगनचुंबी इमारतें, इन जगहों में दिन में भी सूर्य का प्रकाश अनुपलब्ध होता है, उपलब्ध नहीं होता है। इसके लिए वर्तमान में कई विकल्प स्रोत हैं जिनसे प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, कई ऐसी जगह है जहाँ पर दिन में भी नसीब नहीं है सनलाइट, तो ऐसी जगहों पे कई तरह के विकल्प लाए गए हैं, आर्टिफिशियल लाइट का यूज़ किया गया है जिनसे लाइट मिलता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है कृत्रिम सोर्स में, जैसे कि है विद्युतीय स्रोत, इलेक्ट्रिकल सोर्स। ठीक है, विद्युतीय स्रोत या इलेक्ट्रिकल सोर्स, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी से लाइट मिलता है उसे हम विद्युतीय या इलेक्ट्रिकल सोर्स कहते हैं। इसमें समझिए कि परमाणु विद्युत, पवन चक्की, जल आधारित टरबाइन, सौर विद्युत, ये सब जो होते हैं इनके द्वारा विद्युत बनाई जाती है। ये सब के परमाणु जो विद्युत होता है, पवन चक्की है, जल आधारित टरबाइन है और सौर विद्युत है, तो ये सब से क्या बनता है? सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी बनता है, बिजली बनता है। क्या बनता है? इलेक्ट्रिसिटी बनता है। ठीक है, इसके बाद जिससे कि बल्ब, ट्यूबलाइट, एलईडी, सीएफएल, ये सभी विद्युत उपकरण में जोड़कर प्रकाश प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इन सब से मतलब सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट बनाया जाता है, लाया जाता है। उसके बाद हम उस करंट का यूज़ करके बल्ब ये सब जलाते हैं, ट्यूब जलाते हैं, एलईडी वो सब, तो जिससे कि हमें प्रकाश मिलता है। क्लियर है बात सभी को? बताइए, यहाँ तक बात क्लियर हुआ सभी को? चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का पर्यावरणीय स्रोत या फिर इन्वायरमेंटल सोर्स। ठीक है, देखिए अब दूसरा हमारे पास जो आर्टिफिशियल सोर्स है वो है पर्यावरणीय स्रोत, इन्वायरमेंटल सोर्स। इसमें पेट्रोलियम पदार्थ जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, लकड़ी, कोयला, गोबर गैस, ये सब से क्या होता है? प्रकाश मिलता है। इन सभी से क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। ठीक है, तो जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, डीजल होता है और पेट्रोल, केरोसिन, लकड़ी, कोयला, गोबर गैस, ये सब जो होता है इससे क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। इससे क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये जो हमने अभी तक दो चीज़ें पढ़ी, ये हमारा आर्टिफिशियल सोर्स है। ये क्या है? आर्टिफिशियल सोर्स है लाइट का, और इससे हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो कौन कौन सा है? इन्वायरमेंटल सोर्स और इलेक्ट्रिकल सोर्स। इलेक्ट्रिकल सोर्स समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी से मिलेगा, है ना? इलेक्ट्रिकल सोर्स इलेक्ट्रिसिटी से मिलेगा। वहीं पर पर्यावरणीय जो स्रोत रहेगा वो जैसे पर्यावरण में जो भी चीज़ें हैं, अगर उनको उनसे हमें प्रकाश मिलता है उसको जलाने से, जैसे किरोसिन, पेट्रोल वगैरह हो गया, गोबर गैस, ये सब हो गया, तो ये सब इन्वायरमेंटल सोर्स है जो हमारे वातावरण में है। इससे हमें रोशनी मिल जाता है, प्रकाश मिल जाता है। क्लियर है सभी को? बताइए कमेंट करके। ये जो हमने अभी तक दो स्रोत पढ़े हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल,
नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल में हमने सनलाइट के बारे में बात की, और आर्टिफिशियल में हमने दो स्रोत, एक हमारा है इलेक्ट्रिकल स्रोत यानी बिजली के थ्रू जो हमें लाइट मिल रहा है, और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा जो है वो है पर्यावरणीय इन्वायरमेंटल। तो इसके थ्रू हमें जो प्रकाश की प्राप्ति हुई, प्रकाश मिला, तो ये हमने सोर्स पढ़े। बताइए सभी लोग को क्लियर है यहाँ तक? कमेंट करके बताएंगे सारे लोग क्लियर है सभी को? किन्हीं को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है सभी को? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम समझेंगे कि अच्छे प्रकाश की क्या आवश्यकता है, यानी कि एक प्रॉपर लाइट का होना क्यों ज़रूरी है। इससे देखिए, सबसे पहली बात कि प्राकृतिक प्रकाश द्वारा पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, इनसे क्या होता है कि जब लाइट मिलता है, सनलाइट, तो उससे पेड़ पौधे सनलाइट को एब्जॉर्ब करके और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ऑक्सीजन को मतलब निकालते हैं, जो कि हम सांस लेते हैं, उस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और हम सांस लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्राकृतिक प्रकाश द्वारा पॉसिबल होता है, पेड़ पौधों का प्रकाश संश्लेषण। क्लियर है बात? कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। क्या होती है? कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, बात क्लियर हुआ? कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है, और ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। जैसे कि अगर सूर्य का प्रकाश होता है तो हमारे शरीर को ऊर्जा और ऊष्मा मिलता है। ठीक है, शरीर को ऊष्मा मिलता है और ऊर्जा मिलता है, जिससे कि हम कोई भी कार्य को आसानी से करते हैं। इसलिए दिन में ही हम लोग ज़्यादातर काम को करते हैं। ठीक है, बताइए, कमेंट करके बताएंगे सारे लोग क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ बात? ठीक है, अब चलिए देखिए, सूर्य का प्रकाश का और क्या आवश्यकता है कि ये आंखों पर अनावश्यक जोर देने की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी सूर्य का प्रकाश होता है तो हमें किसी चीज़ को देखने के लिए बहुत ज़्यादा आंखों पे जोर देना नहीं पड़ता, हम आसानी से किसी चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है, बेहतर कार्य संपादन के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत ज़रूरी है। मानसिक तनाव में कमी लाता है, इसीलिए जो रूम ऐसा हो, घर ऐसा हो जहाँ सूर्य का प्रकाश जरूर पहुँचे, इससे मानसिक तनाव कम होगा। असमय अन्यथा से मुक्ति। ठीक है, असमय अन्यथा यानी कहने का मतलब है कि बिना जो टाइम का काम है, बिना टाइम का जो अगर कुछ किया जा रहा है तो उससे मुक्ति मिलेगा। जितना मतलब जो सनलाइट में इंसान दिन का होता है उसमें काम कर लेता है, फिर रात को रेस्ट करता है, तो ये प्रोसेस होता है। अगर समझिए कि दिन नहीं हो या रात नहीं हो, तो एक कॉन्टिन्यू लय में इंसान जो है चलता रहेगा, या तो रेस्ट में रहेगा या काम करते रहेगा। तो ये चीज़ों से रोकने के लिए असमय अन्यथा से मुक्ति मिलती है। जितना देर काम करना है वो सूर्य के प्रकाश में ज़्यादातर पॉसिबल होता है, उसके बाद जो लोग हैं वो आराम करते हैं। इसलिए सूर्य के प्रकाश इम्पॉर्टेंट है, आवश्यक है। फिर से दोबारा से समझिए, सारे लोग ध्यान से सुनिए। अच्छे प्रकाश की आवश्यकता, क्या क्या आवश्यकता होती है? इससे पेड़ पौधों में संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कार्य क्षमता में इंसानों में वृद्धि होता है। आँखों को उतना भार नहीं पड़ता किसी चीज़ को देखने के लिए। बेहतर कोई भी काम अच्छे से होता है सूर्य के प्रकाश में। मानसिक तनाव कम होता है और असमय अंधता से मुक्ति होती है। देखिए, असमय अंधता एक्चुअली यहाँ पर बात है ब्लाइंडनेस का किया गया है, ब्लाइंडनेस। ठीक है, अंधापन जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर
जैसे अगर अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में हम तो सभी चीज़ों को देख पाते हैं आसानी से। तो ये असमय अंधता को दूर करता है, यानी कि समय से पहले हम चीज़ों को आराम से देख पाते हैं। जो भी दिन में हमें सूर्य की रोशनी में दिखाई देने योग्य है, वो चीज़ें हमें आसानी से दिख पाता है। चलिए यहाँ तक बताइए कमेंट करके, सभी को क्लियर है? कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, क्लियर है यहाँ तक? कमेंट करके बताइए क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलूं? चलिए आगे पढ़ते हैं और समझते हैं कि सौर ऊर्जा का क्या उपयोग है। सौर ऊर्जा का क्या उपयोग है, इस पे हम लोग बात करेंगे अभी के क्लास में। देखिए, सौर ऊर्जा के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? सबसे पहले तो आप लोग ज़रा अपना व्यू बताइए कमेंट करके। आप लोग सौर ऊर्जा के बारे में क्या जानते हैं? सौर ऊर्जा जो सभी लोग बताएंगे, पहले तो आप लोग बताइए, फिर मैं बताऊंगी। सभी लोग बताइए। चलिए, तो अब हम लोग समझेंगे सौर ऊर्जा का उपयोग। इसमें जैसे कि सौर ऊर्जा का उपयोग क्या क्या, सूर्य ऊर्जा का उपयोग होता है, तो आप लोग जैसा बता रहे हो कमेंट में, ये भी सही है कि सूर्य का तो बहुत सारा सौर ऊर्जा का उपयोग है। तो खाना बनाने में हो गया, लाइट में हो गया, और भी जो पानी ये सब का गर्म करने का होता है, वो भी सौर ऊर्जा का उपयोग है। तो सूर्य द्वारा प्राप्त होने वाला प्रकाश, जिसमें ऊर्जा प्राप्त हमें होता है, सौर ऊर्जा कहलाती है। सबसे पहले सौर ऊर्जा क्या है? जो सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है, प्रकाश प्राप्त होता है। सूर्य से प्राप्त होने वाला प्रकाश केवल रोशनी एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा भी देता है, ठीक है। सूर्य ऊर्जा से सिर्फ हमें रोशनी नहीं मिलता, उसके साथ साथ इसके सनलाइट से हमें सन प्लस, मतलब सनलाइट के अलावा हमें क्या मिलता है? ऊर्जा भी मिलता है, एनर्जी भी मिलता है। क्लियर है बात सभी को? यहाँ तक क्लियर हुआ बात? चलिए अब हम आगे चलते हैं। सौर ऊर्जा आज हमारे विद्युतीय निर्माण का बढ़िया स्रोत है, ठीक है। जो विद्युत निर्माण होता है, यानी कि बिजली का निर्माण होता है, ये सौर ऊर्जा से भी होता है। इसके लिए सोलर प्लांट होता है, उसमें सोलर पैनल्स लगे होते हैं, जो कि सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके विद्युत निर्माण में मदद करते हैं, ठीक है। विद्युत में कन्वर्ट होते हैं, बिजली बनाते हैं सूर्य ऊर्जा से। यदि सोलर 200 प्लांट में बैटरी लगी होती है, ठीक है, सोलर जो प्लांट होता है सौर ऊर्जा का, वो अगर 200 प्लांट में लगा हुआ है, तो यह 24 घंटे विद्युतीय आपूर्ति करता है, ठीक है। अगर 200 प्लांट लगा हुआ है, तो वो कितना देर तक के लिए हमें विद्युत दे सकता है, लाइट दे सकता है? कितने देर के लिए? 24 घंटे के लिए, ठीक है। 24 घंटे के लिए हमें प्रॉपर लाइट मिल सकता है। जब 24 घंटे के लिए लाइट मिल सकता है, कैसे? विद्युतीय जो 200 प्लांट लगा होगा सोलर सिस्टम का, तो उसका। क्लियर है? बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ बात? नेक्स्ट हम चलें, नेक्स्ट हम समझेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग समझते हैं संवातन, यानी कि वेंटिलेशन। देखिए, वेंटिलेशन का क्या है? वेंटिलेशन या संवातन क्या है? कि संवातन का अर्थ
आंतरिक एवं बाह्य हवा का विनिमय है। ठीक है, यानी वेंटिलेशन, हमने वायु पढ़ लिया, सूर्य का प्रकाश पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वेंटिलेशन के बारे में। आप लोग क्या समझते हो वेंटिलेशन के बारे में? कमेंट कीजिए सभी। वेंटिलेशन के बारे में क्या समझते हैं सभी लोग, बोलिए, कमेंट करें, कमेंट कीजिए। हाँ, तो आप लोग सही बता रहे हो कि वेंटिलेशन का मतलब होता है जो हवा है उसका हमारे घरों में आना जाना। ठीक है, हवा का पूरा मतलब जो है पूरी तेजी से अगर हमारे घरों में आ रहा है तो उससे क्या होगा, जो भी सूक्ष्म जीव होंगे, कीटाणु होंगे, ये सभी मर जाएंगे। ठीक है, तो हम इसी को वेंटिलेशन कहते हैं। तो समझिए वेंटिलेशन क्या है, संवातन। वेंटिलेशन को हिंदी में हम संवातन कहेंगे। इसका अर्थ होता है आंतरिक एवं बाह्य हवा का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ एयर। ठीक है, जिससे दूषित हवा को बाहरी वातावरण में निकालना एवं स्वच्छ हवा को घर के अंदर लाना। ठीक है, तो यहाँ पर स्वच्छ हवा मतलब अंदर आएगा और जो दूषित हवा होगा वो घर के बाहर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? वेंटिलेशन समझ में आ गया? वेंटिलेशन समझ में आ गया? अब हम आगे चलें। ठीक है, अब चलिए कि वेंटिलेशन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है वेंटिलेशन को। पहला होता है प्राकृतिक संवातन या नेचुरल वेंटिलेशन, और दूसरा होता है कृत्रिम, यांत्रिक, मानव निर्मित संवातन। इसी को हम आर्टिफिशियल, मैकेनिकल, मैन मेड वेंटिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, हवा का आदान प्रदान जो है वो मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल को पढ़ेंगे, समझेंगे प्राकृतिक संवातन क्या है, नेचुरल वेंटिलेशन क्या है। तो देखिए, प्राकृतिक संवातन सबसे सरल एवं प्राकृतिक विधि है जिसको ध्यान में रखकर ही भवन, इमारतों का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए भवन निर्माण करते समय खिड़की, रोशनदार आदि बनाए जाना। ठीक है, यानी वेंटिलेशन को ध्यान में रख के हम घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ताकि प्रॉपर हवा जो है वो घरों में आ सके और हमारे तक हवा पहुंच सके। ठीक है, इसके लिए हम खिड़की और रोशनदार घर बनाते हैं। ये हमारा हो गया प्राकृतिक, जो हवा चल रहा है वातावरण में है वो हमारे खिड़कियों के द्वारा घरों में आता है और हम तक पहुंचता है। क्लियर है? इसके बाद हम समझेंगे यांत्रिक संवातन। यांत्रिक संवातन क्या होता है? कृत्रिम या मानव निर्मित संवातन, जिसको हम मैकेनिकल, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन या मैन मेड वेंटिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैन मेड, जो इंसान बनाता है ना, उस तरह का, जैसे पंखा, कूलर, ये सब हो गया, इससे हवा आते जाते रहता है, तो ये क्या है? मैन मेड है, आर्टिफिशियल है। इसी में जैसे पहला यहाँ पर मानव निर्मित है निर्वातक प्रणाली, जिसको हम एग्जॉस्ट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जॉस्ट सिस्टम कहते हैं, निर्वातक प्रणाली। इसमें निर्वातक पंखों यानी एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है, जिसके कारण जो भी दूषित वायु रहेगा वो आंतरिक वातावरण से निष्कासित कर बाहर छोड़ दिया जाता है। घर के अंदर अगर जैसे हवा बंद बंद रहता है तो उसको बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया जाता है। ये मशीन ऐसा होता है कि घर के बंद हवाओं को बाहर वातावरण में छोड़ देता है और वायु के बाहर निकलने के साथ साथ प्रवेश द्वार यानी खिड़की या दरवाजे से शुद्ध वायु अंदर आती है। ठीक है, जैसे ही घर का जो गंदा हवा रहेगा, पोल्यूटेड, प्रदूषित हवा रहेगा, वो वातावरण में जाएगा, उसके बाद जो शुद्ध हवा है वो खिड़की के थ्रू, दरवाजे के थ्रू घर के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एग्जॉस्ट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एग्जॉस्ट सिस्टम कहते हैं।
क्लियर है बात सभी को? बताइए, यहाँ तक सभी को क्लियर है? आगे चलें। चलिए, अब हम नेक्स्ट समझते हैं वातानुकूलन प्रणाली, जिसको हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर कंडीशनिंग सिस्टम कहते हैं, वातानुकूलन प्रणाली कहते हैं। इसमें फिल्टर, कंप्रेशर, शीतलक कुंडलियां या कूलिंग कॉइल्स और ह्यूमिडिफायर, फैंस, ये सब के युक्त कार्य से वातानुकूलन क्रिया किया जाता है। ठीक है, वातानुकूलन प्रणाली एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है? इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट पुर्जे लगे होते हैं, मशीन लगा होता है जो अपना अपना काम करता है और हवा को ठंडा करता है। ठीक है, वातावरण को ठंडा करने का काम करता है। इसी को हम वातानुकूलन प्रणाली कहते हैं। इसमें क्या क्या लगा होता है? इसमें फिल्टर, कंप्रेशर, शीतलक कुंडलियां, आर्द्रताकारी पंखे और यही सारी चीज़ें मिलकर वातानुकूलन करता है, यानी कि हवा को ठंडा करने का काम करता है। इसके द्वारा नम वायु अंदर छोड़ी जाती है और दूषित वायु को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इस क्रिया में कक्ष के सभी अन्य बाहरी द्वार, जो एग्जिट द्वार होते हैं, उसको हम बंद रखते हैं। एयर कंडीशनर देखे हो आप लोग, सभी जानते हो अच्छे से, और कई लोगों के तो घरों में भी होगा। तो एयर कंडीशनर तो पता ही है कि जब चलता है तो रूम दरवाजे सब बंद रखते हैं, और जो भी ठंडा मतलब हवा रहता है रूम का, उसको ये ठंडा करने का काम करता है, और जो गर्म हवा है उसको बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जो एयर कंडीशनिंग लगता है, ये वातानुकूलित कक्ष, ऑपरेशन कक्ष, गहन चिकित्सा इकाई, इन सभी में एयर कंडीशनर लगता है। ठीक है, जैसे हम मोस्टली देखते हैं कि जो ऑपरेशन कक्ष होता है ओटी, और गहन कक्ष होता है, चिकित्सा होता है, वातानुकूलित कक्ष होता है, तो यहाँ पर हमें एयर कंडीशनर देखने को मिलता है। क्लियर है सभी को? अब हम समझेंगे घर का वातावरण, होम इन्वायरमेंट। क्या है? होम इन्वायरमेंट। देखिए, होम इन्वायरमेंट में क्या है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समुदाय में निवास करता है। समुदाय में मनुष्य परिवार के साथ रहकर सामाजिक दायित्व का गहन वहन करता है। ठीक है, जो भी समाज का दायित्व है उसको संभालता है, उसको चलाता है। मनुष्य को अपने परिवार के साथ रहने के लिए एक निश्चित स्थान की आवश्यकता है। ठीक है, हर इंसान को रहने के लिए एक प्रॉपर जगह तो होना चाहिए, घर तो होना चाहिए, जो कि वह अपने परिवार के अनुरूप निर्धारित करता है। ठीक है, अपने परिवार के जैसा परिवार का मतलब लेंथ होगा, जितना बड़ा परिवार होगा या छोटा परिवार होगा, उसी के अनुकूल एक घर बनाएगा, एक स्थान बनाएगा मनुष्य। ठीक है, जैसे जैसे सामाजिक सभ्यता, आवश्यकताएं एवं संस्कृति का विकास हुआ, वैसे वैसे मनुष्य ने भी अपने रहन सहन के निवास स्थान को आधुनिक बनाया। ठीक है, उसने अपने परिवार के लिए आवश्यक सुख सुविधाएं अपने घर में ही संचित किया। आज आधुनिक समाज में मनुष्य के आवास के लिए बनाने के लिए ईंट, चूना, पत्थर, सीमेंट, बजरी, कंक्रीट, लोहे की छड़ें आदि का उपयोग लेना प्रारंभ कर दिया। सिंपल कह रहा है कि घर जो बनता है, जहाँ इंसान रहता है, उसमें क्या क्या चीज़ें लग रही हैं और कितना ज़रूरी है। ठीक है, अब सबसे बेटर है कि हम पता करें, जानें और समझें कि हमारा जो रहने का घर हो वो उसका लोकेशन क्या होना चाहिए, आवास के स्थान कैसे होने चाहिए। इस चीज़ पे अगर हम बात करें तो कोई भी इंसान, जब आप लोग अपना घर बनाओ तो वो कहाँ पर होना चाहिए, घर के स्थान का चयन करते समय कुछ बात ध्यान रखना है। अधिक सघन क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, बहुत क्राउडेड एरिया, मार्केट प्लेस नहीं होना चाहिए। घर के आसपास रोजमर्रा की वस्तुओं की उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक है, जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, जैसे साग सब्जी दुकान होना चाहिए, छोटा मोटा मार्केट आसपास में होना चाहिए, जहाँ पर आपकी एटलीस्ट बेसिक नीड्स को हम ले सके, पूरा कर सके।
आवास में बिजली पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। घर के लिए थोड़ी ऊंचाई वाला स्थान चयन करना चाहिए, क्योंकि बारिश वगैरह के मौसम में बाढ़ आ जाता है और पानी भर सकता है, इसीलिए थोड़ी ऊंचाई पे ही घर होना चाहिए। निचले स्थानों पर वर्षा के दिनों में पानी भरने की समस्या रह सकती है। घर में उत्सर्जी पदार्थों के निस्तारण के लिए सेप्टिक टैंक अथवा सीवेज लाइन की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, जो भी वेस्ट निकलता है जैसे वॉशरूम वगैरह से, तो उसको प्रॉपर निष्कासन के लिए, उसको निकालने के लिए, उत्सर्जी पदार्थों को निकालने के लिए सीवेज लाइन या मतलब सीवेज लाइन या फिर सेप्टिक टैंक की व्यवस्था होनी चाहिए। क्लियर है? सेप्टिक टैंक की या सीवेज लाइन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जब भी घर बनाओ उसके पहले ये सभी चीज़ें ध्यान में रखना है। एक बार फिर से समझिए, आवास के स्थान, लोकेशन ऑफ हाउस। घर के लिए स्थान चयन करने के लिए सबसे पहले तो ये चुने कि ज़्यादा सघन एरिया ना हो, ज़्यादा क्राउडेड प्लेस ना हो। ठीक है, घर के आसपास रोजमर्रा की वस्तुएं मिलनी चाहिए, बिजली पानी होना चाहिए, थोड़ी ऊंचाई पे हो ताकि बारिश के टाइम में डूबे ना, और जो भी उत्सर्जी पदार्थ हो उसको प्रॉपर हम डिस्कार्ड कर सके, इसके लिए सेप्टिक टैंक या सीवेज लाइन की व्यवस्था होनी चाहिए। क्लियर है बात सभी को? आई होप कि आप लोग सभी को अच्छे से क्लियर है, समझ आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल चैप्टर नहीं है। आप आसानी से इसको एक बार रीडिंग करके समझ सकते हो। इसमें बहुत आपको उतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तो देखने को नहीं मिलेंगे, बट हाँ, आपको इसमें से क्वेश्चन ट्विस्ट करके में भी एग्जामिनर पूछ सकता है, तो इसलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो घर कहाँ बनाना है, आवास कहाँ रखना है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसके बाद हम देखेंगे अच्छे आवास के क्या क्या गुण होते हैं, एक अच्छा घर किसको मानते हैं। सबसे पहले स्थान मायने रखता है कि पर्याप्त खुला स्थान होना चाहिए, आसपास में मकान बने होने चाहिए जिसमें परिवार रह सके। ठीक है, स्थान की बात के बाद घर के कम से कम एक और पर्याप्त चौड़ाई का रास्ता होना चाहिए। घर के आसपास उद्यान, बगीचा ये सब लगे हो तो ज़्यादा बेहतर है। घर के पास पर्याप्त सुविधाएं, मतलब जैसे कि विद्यालय हो गया, चिकित्सा केंद्र हो गया, ये सब होना चाहिए। संवातन एवं प्रकाश के लिए खिड़की दरवाजे होने चाहिए। गंदे पानी को निकलने के लिए नाली, मोरी ये सब होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके यह सभी नाली, मोरी ढकी रहनी चाहिए, ताकि जो भी मच्छर मक्खी है वो सब पनपे नहीं और बीमारी को ना फैलाए। तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छे आवास के गुण समझे। सबसे पहले तो स्थान पे ध्यान देना है, कहाँ पर होना चाहिए, खुला स्थान में, आसपास घर बने होने चाहिए, परिवार रहे। ठीक है, और जो घर हो कम से कम एक पर्याप्त चौड़ा एक रास्ता होना चाहिए वहाँ से निकलने के लिए, बगीचा वगैरह होना चाहिए, विद्यालय, चिकित्सक केंद्र आसपास में होना चाहिए, और संवातन एवं प्रकाश के लिए खिड़की दरवाजे होने चाहिए, गंदे पानी को निकालने के लिए नाली, मोरी होने चाहिए, और ये प्रॉपर से कवर्ड होने चाहिए। तो आई होप यहाँ तक आप लोग सभी को अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताइए यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने जैसे कि सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें जो हमने देखा कि एयर पॉल्यूशन का ही ओजोन लेयर पे क्या असर हो रहा है उस चीज़ के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग तो हमने इसके, हाँ, वायु प्रदूषण का जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है इस चीज़ के बारे में, और कई अलग अलग तरह के केमिकल्स के वजह से शरीर पे क्या असर होता है, किस तरह की बीमारी होती है, उसके बारे में पढ़ा। वायु के बाद हम बात करते हैं सनलाइट। तो सनलाइट के बारे में, सूर्य के प्रकाश, इसके स्रोत, मतलब लाइट के स्रोत हमने जो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरह के देखे। इसके अलावा हमने एक अच्छे प्रकाश की क्या आवश्यकता है ये पढ़ा। इसके बाद हमने सौर ऊर्जा का उपयोग क्या है हमारे लाइफ में, सौर ऊर्जा से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, जैसे बिजली हो गया, पानी गर्म हो गया, खाना हो गया, कई तरह की चीज़ें, ऊर्जा वगैरह भी मिलता है, और हमें लाइट मिलता है। सबसे बड़ी बात वेंटिलेशन के बारे में हमने पढ़ा, जो हवा है वो हमारे घरों में
ताज़ी हवा बाहर से फ्रेश हवा आए और गंदी हवा घर से बाहर निकले, ये वेंटिलेशन के बारे में पढ़ा। इसके दो भाग, नेचुरल और आर्टिफिशियल, दोनों चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया। आर्टिफिशियल में हमने एग्जॉस्ट सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इनके बारे में पढ़ा। फिर हमने घर के बारे में, होम इन्वायरमेंट, एक घर का वातावरण कैसा होना चाहिए, उसका लोकेशन क्या होना चाहिए और अच्छा आवास किसे हम कहेंगे, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में पढ़ा। आई होप आप सभी को बिल्कुल क्लियर है क्या क्या जो भी बताया गया है। ये बहुत ही बेसिक है। ये जो हमारे जीवन में हम जो रहते हैं, खाते पीते हैं, जो हम रोशनी महसूस करते हैं, ऊर्जा महसूस करते हैं, देखते हैं चीज़ों को, हवा को, मतलब हवा हमारे आसपास जो होती है सॉरी, तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हमने आज की क्लास में डिटेल से पढ़ा है। काफ़ी इजी चैप्टर है, तो आप लोग इसको आराम से रिवीजन करके, और जो भी डाउट हो उसको आप पूछ सकते हो अभी या नेक्स्ट क्लास में। तो सभी को क्लियर है यहाँ तक? कमेंट करके सारे लोग बताएंगे। सभी बताइए कमेंट करके, यहाँ तक क्लियर हुआ बात? यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज की क्लास में हम इतना ही तक पढ़ते हैं, और बाकी जो टॉपिक्स है, पॉइंट्स है, वो हम दूसरे क्लास में पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास। टेक केयर। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। ओके।